नमस्कार दोस्तों। आज के इस नए वीडियो में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, भारत और नेपाल के बीच में जो सीमा विवाद चल रहा है, उस वजह से इन दोनों देश के बीच का जो रिश्ता है, जो संबंध है, वो पिछले कई सालों में सबसे खराब स्तर पर है, निचले स्तर पर है। और अभी नेपाल ने एक स्टेप और ऐसा ले लिया है जिसको आप कह सकते हैं कि इंडिया को वो प्रोवोक कर रहा है। तो उसके इस प्रोवोकिंग स्टेप की वजह से रिश्ते जो हैं वो और ख़राब हो सकते हैं। दोस्तों, केपी शर्मा ओली की जो सरकार है, चीन से उनका बहुत ही ज़्यादा चीन की तरफ झुकाव है। और जिस वजह से जो ये रिश्ता है, उन्होंने केपी शर्मा ओली ने जो कि वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने भारत और नेपाल के बीच के जो रिश्ते हैं उसको इतना ख़राब किया है जितना कि आज तक भारत और नेपाल के बीच का रिश्ता ख़राब नहीं हुआ था। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। और दोस्तों, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आप हमारे रेगुलर व्यूवर हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग भारत और नेपाल के जो रिश्ते ख़राब हुए हैं और ऐसा क्या स्टेप नेपाल ने ले लिया है जिसको मैं कह रहा हूँ कि प्रोवोकिंग स्टेप, इंडिया को प्रोवोक कर रहा है, उसी को हम जानेंगे। दोस्तों, बिहार जो नेपाल की जो सीमा है वो बिहार, यूपी, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड, इन सभी राज्यों से मिलता है। और करीब 1750 किलोमीटर के आसपास भारत और नेपाल का जो है वो बॉर्डर है इन 5 राज्यों के साथ। और दोस्तों, उनमें सबसे ज़्यादा जो है करीब 950 किलोमीटर तक बिहार के साथ नेपाल जो है वो अपना बॉर्डर शेयर करता है। अब दोस्तों, नेपाल का कौन सा वो स्टेप है जिसको मैं कह रहा हूँ कि प्रोवोकिंग स्टेप है, इंडिया को प्रोवोक किया है। तो दोस्तों, वो स्टेप ये है कि नेपाल से बहुत सारी जो नदियां हैं वो इंडिया में आती हैं, लाइक कोसी, गंडक, करनाली, ये सारी जो नदी हैं वो नेपाल से इंडिया में आते हैं। और भी बहुत सारी नदी है, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ इन्हीं तीनों का बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, गंडक नदी पे एक बैरेज बना हुआ है, ठीक है। तो उसको हर साल जो बिहार के इंजीनियर्स हैं और जो उस डिपार्टमेंट के फ्लड रोकने के लिए, तो उस बैरेज को रिपेयर किया जाता है हर साल 2008-9 के बाद से। तो दोस्तों, इस साल जो वहाँ के नेपाल की जो आर्म्ड बॉर्डर फोर्सेस है, उन्होंने इंजीनियर्स को आने से मना कर दिया है, रिपेयर वर्क से मना कर दिया है और वहाँ पे एक बैरियर लगा दिया है। अब दोस्तों, जब उन्होंने मना किया तो इससे बिहार को नुकसान हो सकता है। और क्या नुकसान है वो आप बिहार के जो मिनिस्टर हैं, स्टेट मिनिस्टर फॉर वाटर रिसोर्सेज, उन्होंने क्या कहा है आप उनके स्टेटमेंट को सुनिए। नेपाल ब्लॉकिंग रिपेयर वर्क एट गंडक डैम कैन कॉज मैसिव डिस्ट्रक्शन इन बिहार। किन्होंने कहा? तो स्टेट मिनिस्टर फॉर वाटर रिसोर्सेज संजय झा, यानी कि वो बिहार के ये वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर हैं। अब इन्होंने ऐसा क्यों कहा है दोस्तों? क्योंकि जब नेपाल से पानी बहुत ज़्यादा अमाउंट में, एक्सेस अमाउंट में छोड़ा जाता है, जब उधर पानी बढ़ जाता है तो बिहार में अगर वो एकाएक इतना पानी आ जाता है तो बिहार में फ्लड आ जाता है। तो वहाँ पे क्या है कि अगर बैरेज ठीक नहीं होगा, रिपेयर नहीं करेगा तो वो टूट जाएगा। तो दोस्तों, बिहार में बहुत ज़्यादा बाढ़ आ सकता है। और बिहार जो है वो इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट फ्लड प्रोन एरिया है, यानी कि बिहार में बाढ़ आने के बहुत ही ज़्यादा संभावनाएं हर साल रहती है, और आता भी है हर साल, और नुकसान भी होता है। हम उस नुकसान को भी दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, इसीलिए जो बिहार के मिनिस्टर हैं उन्होंने ऐसा बोला है। दोस्तों, जो गंडक बैरेज है उसमें कुल मिला के 36 गेट हैं, जिसमें से कि 18 जो है वो नेपाल के साइड पे हैं। अब उन्हीं 18 बैरेज हैं, तो जो फ्लड फाइटिंग जो मटेरियल है वो उन्हीं गेट के पास है, तो उनको रिपेयर करना ज़्यादा ज़रूरी है। और जो वहाँ के नेपाल के जो आर्म बॉर्डर फोर्सेस है वो मना कर रहे हैं, वो इंजीनियर्स को नहीं जाने दे रहे हैं। तो दोस्तों, इसी पर जो मिनिस्टर उन्होंने कहा है कि दिस हैज़ नेवर हैपन्ड इन पास्ट, वी आर फेसिंग सच अ प्रॉब्लम इन मूवमेंट ऑफ पीपल एंड रॉ मटेरियल फॉर रिपेयर वर्क। वो कह रहे हैं कि अब हमको वहाँ पे जो सामान है वो ले जाने में दिक्कत हो रहा है, जो हमारे इंजीनियर्स हैं वो अब वहाँ पे नहीं जा पा रहे हैं। और ऐसा पास्ट में कभी नहीं हुआ था इस तरीके का कि नेपाल इस तरीके का हरकत करे। दोस्तों, ये बात 15 जून का है, जब इंजीनियर्स एंड वो जो भी अपने सारे रॉ मटेरियल्स मशीनरी के साथ वहाँ पे वो ठीक करने गए, तो वहाँ पे जो है वो नेपाल आर्म बॉर्डर फोर्सेस आए और उन्होंने उस एरिया को अपना क्लेम करते हुए, वैसे भी वो एरिया उन्हीं को बिलोंग कर रहा है, तो क्लेम करते हुए उन्होंने कहा कि ये हमारा एरिया है और हम आपको यहाँ पर काम नहीं करने देंगे, और इंजीनियर्स को उन्होंने वापस भेज दिया। अब दोस्तों, बिहार में कुछ एरिया डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ पे फ्लड मतलब बहुत आता है, और पहले भी बहुत बार आ रखा है, और जिसकी वजह से जान माल का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रखा है। दोस्तों, 2018 के कोसी की वजह से जो वहाँ पे हाहाकार मचा था वो आज तक बिहार के लोग भूले नहीं हैं। दोस्तों, 2018 में कोसी नदी की वजह से
इतना भयंकर बाढ़ आया था दोस्तों, जिसमें कि करीब 500 ऑफिशियली डेटा में बताया गया है कि 450 से 500 लोग मारे गए थे उस फ्लड में, और जो एक्चुअल डेटा होगा वो इससे कहीं ज़्यादा होगा। और दोस्तों करीब 30 लाख लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा था। 8,40,000 एकड़ का जो फसल है वो मतलब खराब हो गया। और दोस्तों सुपौल, अररिया, सहरसा, भागलपुर, मधेपुरा, खगड़िया और पूर्णिया, ये वो ज़िले हैं जिनको सबसे ज़्यादा तबाही का सामना करना पड़ा था। और दोस्तों ये फ्लड प्रोन ज़िले भी हैं बिहार के। वैसे तो बिहार का जो नॉर्थ एरिया 15 ज़िले हैं जो नॉर्थ साइड में, वो फ्लड प्रोन एरिया है, लेकिन स्पेशली 2008 में भी इन जितने मैंने डिस्ट्रिक्ट बताए हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। और दोस्तों बिहार सरकार को हर साल मतलब लाखों में पैसे, आप कह सकते हैं करोड़ों में खर्चा करना पड़ता है फ्लड मैनेजमेंट के ऊपर, कि फ्लड को कैसे रोकें, या अगर फ्लड आता है तो उसके बाद का जो आफ्टर मैथ क्या मतलब उसका जो मैनेजमेंट है किस तरीके से करें कि जान माल फसल ये सब का कम हानि हो, कम नुकसान हो। तो इसके लिए लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। और इसीलिए जो वहाँ के वाटर रिसोर्स मिनिस्टर है संजय झा, उन्होंने चिंता जताई है कि अगर नेपाल हमको रिपेयर नहीं करने देगा तो फिर इससे बिहार में, अब मानसून का टाइम आ चुका है, जब हिमालय में ज़्यादा बारिश होगा, उधर पानी का लेवल बढ़ेगा, तो बिहार में हर साल जैसे बाढ़ आता है वैसे इस साल भी आएगा और नुकसान बहुत ज़्यादा होगा अगर वहाँ के जो बैरेज हैं वो रिपेयर नहीं होंगे। अब दोस्तों मैं इस पूरे स्टेप को मैं प्रोवोकिंग मूव क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों भारत और नेपाल के जो बीच का जो रिश्ता है, जो संबंध है, वो पिछले कई महीनों से खराब होता जा रहा है। और उसका कारण आपको पता है कि वो जो वहाँ पे जो लिपू लेक, काला पानी का जो रीजन है, उसको नेपाल अपना क्लेम कर रहा है, अपने नए मैप में वो दिखा भी रहा है, नए मैप जो कि अब उनके दोनों हाउसेस से अब वो पास हो चुका है और ऑफिशियली वो दिखा रहे हैं कि अब हमारा ये एरिया है जो वो क्लेम कर रहे हैं। तो दोस्तों इस वजह से रिश्ता ऑलरेडी ख़राब है दोस्तों। इसके बाद भी मैंने आपको अपने एक वीडियो में मैंने बताया था कि किस तरीके से नेपाल जो है वो चाइना के प्रभाव में अभी काम कर रहा है, यानी कि नेपाल के जो पॉलिटिक्स है, वहाँ की जो गवर्नमेंट है, सरकार है, उसके ऊपर चाइना का कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस अब बढ़ चुका है। वो मैंने आपको उस वीडियो में भी बताया था कि किन किन वजहों से मैं ये कह रहा हूँ, और आपको इस वीडियो में दोबारा मैं उन सारे कारणों को रिपीट कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कि क्यों नेपाल का प्रभाव वहाँ पे देखने को मिल रहा है। और ये जो अभी इन्होंने लेटेस्ट स्टेप लिया है, जिसको मैं प्रोवोकिंग, उकसाने वाला स्टेप कह रहा हूँ, वो भी इन्होंने इसीलिए लिया है क्योंकि वो चाइना के प्रभाव में काम कर रहा है। अब दोस्तों उन्होंने इंडियन वायरस को कहा कि कोरोना वायरस से ज़्यादा खतरनाक है। फिर उन्होंने कहा कि नेपाल में जो कोरोना वायरस बढ़ रहा है उसका जिम्मेदार जो है वो भारत है। फिर उसके बाद दोस्तों उन्होंने चाइना का सपोर्ट किया हांगकांग के इशू पे, और वन ऑफ द वो कंट्री बन गया पाकिस्तान के अलावा जिन्होंने खुलेआम सपोर्ट किया हो चाइना को हांगकांग के इशू पे। दोस्तों उसके बाद जो वहाँ के तिब्बत के जो लोग उस एरिया में रहते हैं, नेपाल में रहते हैं, तो उनके साथ पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने काफ़ी सख्त स्ट्रिक्ट बर्ताव किया है। देन आपको न्यूज़ में आपने देखा ही होगा कि नेपाल और इंडिया के बॉर्डर पे एक सिटीजन को उन्होंने गोली से मतलब मारा था फायरिंग करके। तो दोस्तों वो ज़्यादातर वो एक लोकल इशू माना गया, इसलिए उसको इंटरनेशनली उतना नहीं चर्चा हुआ मिनिस्टर लेवल पर, क्योंकि उसको एक लोकल आप कह सकते हैं एक्सीडेंट मान सकते हैं या झड़प कह सकते हैं, कुछ भी, तो उसको उतना ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया। दोस्तों उसके बाद वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार जो है वो गिरने वाली थी नेपाल में 2-3 महीने पहले। उनके बीच में ही बहुत ज़्यादा इंटरनल ड्रिफ्ट हो गए थे तो केपी शर्मा ओली की सरकार जाने वाली थी, लेकिन अगर सरकार वहाँ पे अभी टिकी है तो इसका श्रेय चाइना को जाता है। चाइना की जो एनवॉय थी उन्होंने माइक्रो मैनेजिंग की पार्टी की, जितने भी लीडर्स थे उनको एक प्लेटफॉर्म पे वो लेकर आई और उन सबके बीच में मीटिंग करवाया उन्होंने, और फिर चाइनीज एनवॉय जो है उन्होंने वहाँ की सरकार को गिरने से बचा लिया, और इसी वजह से आज केपी शर्मा ओली की जो वहाँ की सरकार है वो चल रही है। तो दोस्तों अब मतलब पहले माना जाता था कि चाइना का उतना प्रभाव नेपाल के पॉलिटिक्स में नहीं है, लेकिन अब धीरे धीरे करके वो काफ़ी ज़्यादा चाइना जो है वो डीप में जा चुका है नेपाल के पॉलिटिक्स में, और वहाँ पे जो भी घटनाएं घट रही हैं, नेपाल अगर अभी इस वक्त कोई स्टेप ले रहा है तो वो नेपाल का अपना फैसला नहीं है, वो चाइना के आप यूँ कहें कि प्रेशर में ले रहा हो, या आप कहें कि चाइना के झांसे में आ गया है इस वजह से ले रहा हो, कारण कुछ भी हो दोस्तों, लेकिन अभी चाइना के प्रभाव में, और ये जो लेटेस्ट स्टेप है ये भी चाइना के प्रभाव में उन्होंने लिया है। अब दोस्तों चाइना और नेपाल ऐसा कर रहा है, जबकि नेपाल एक ऐसा देश है जो कि भारत पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है। मतलब चाहे नेचुरल गैस हो या पेट्रोलियम की बात हो, कुछ भी हो, सब इंडिया से इंपोर्ट करना होता है, वो इंपोर्ट करते हैं, या किसी भी फील्ड में उनको इंडिया की बहुत ज़रूरत होती है। कहने का मतलब है दोस्तों कि भारत के ऊपर नेपाल बहुत ज़्यादा निर्भर है। तो दोस्तों फिर नेपाल ऐसा ये स्टेप्स क्यों ले रहा है?
और दोस्तों लेटेस्ट स्टेप मैं एक और बताऊं कि उन्होंने एक एक्शन लिया है कि पहले उन्होंने मैप को कहा, नए मैप में उन्होंने काला पानी, लिपू लेक, इन एरिया को कहा था कि ये जो है नेपाल को बिलोंग करता है। लेकिन दोस्तों अब लिम्पीधोरा भी है, इसमें 3 एरिया है कि ये नेपाल की टेरिटरी है और ये नेपाल को बिलोंग करता है। लेकिन दोस्तों अब इन्होंने क्या किया है कि अब जिस तरीके से हमने हमारे जो मौसम विभाग है, जो उन्होंने पीओके का टेम्परेचर दिखाना चालू किया था, तो वैसे ही जो नेपाल में अब जो वहाँ पे वेदर फॉरकास्ट बुलेटिन है उसमें वो लोग लिपू लेक, काला पानी का वेदर बता रहे हैं, यानी कि वो एक तरह से इंडिया के ऊपर प्रेशर बनाना चाहते हैं। तो दोस्तों इस तरीके के जो वो स्टेप ले रहे हैं जिससे कि रिश्ते और ख़राब हो सकते हैं, यहाँ से रिश्ते सुधरेंगे नहीं अगर नेपाल एक एक करके ऐसे स्टेप लेता चला जाएगा। दोस्तों एक चीज़ उन्होंने और अभी एडिशनल किया है कि नेपाल और भारत बॉर्डर पे वहाँ की जो पुलिस है वो बहुत सारी चौकियाँ जो है ना वो बनाना उन्होंने चालू किया, पोस्ट बनाने वहाँ पे उन्होंने चालू किया, जो इससे पहले कभी नहीं हुआ था, ताकि जो फ्री मूवमेंट है, जो ओपननेस है बॉर्डर पे, उसमें डिस्टर्बेंस लाया जाए। तो दोस्तों इस तरीके के नेपाल जो है ना वो स्टेप ले रहा है और इससे जो नेपाल और भारत के बीच के जो रिश्ते हैं वो सुधरेंगे नहीं, बिगड़ते चले जाएंगे। तो नेपाल को यहाँ पर सोचना है कि जिस कंट्री पे नेपाल इतना ज़्यादा निर्भर है, डिपेंड है, तो उस कंट्री के साथ ऐसा क्यों। और दोस्तों भारत के लिए भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुसीबत का बात है, क्योंकि भारत कोई स्ट्रिक्ट एक्शन ले नहीं सकता है, क्योंकि अगर ऐसा कोई एक्शन लेता है तो फिर वहाँ की सरकार को नहीं, जो वहाँ की जनता है, जो वहाँ के लोग हैं, उन पे बुरा असर पड़ेगा। और भारत ऐसा कभी नहीं चाहता है। भारत का ये आप कह सकते हैं प्रॉमिस है, बड़प्पन है, आप कुछ भी कह सकते हैं कि वो नेपाल की जनता के साथ हमेशा खड़ी रहती है। अगर वहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो भारत की सरकार हमेशा मदद करने को तैयार रहती है, चाहे यहाँ पे सरकार किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो। तो अगर वहाँ के सरकार को सबक सिखाने के लिए आप कह सकते हैं और लेसन उनको देने के लिए अगर इंडिया कुछ ऐसा स्ट्रिक्ट एक्शन लेता है तो इससे नेपाल का नुकसान होगा। वहाँ की सरकार का तो आप कहिए कि कम नुकसान होगा, जो वहाँ के नॉर्मल लोग हैं, जो वहाँ की जनता है, उनको ज़्यादा नुकसान होगा। और भारत ऐसा चाहता नहीं है, इस वजह से भारत कोई स्टेप भी नहीं ले सकता है। तो दोस्तों भारत के पास अभी सिर्फ इतना ही आप कह सकते हैं कि एक ही रास्ता है कि या तो वो वेट करे कि वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार जाए, मतलब जब वहाँ नई सरकार बने जो कि भारत और चाइना को लेके न्यूट्रल रहे, या इंडिया से उनका रिलेशन जो अच्छा चाहते हैं वहाँ उनकी सरकार बने, या फिर जो अभी कम्युनिस्ट पार्टी की केपी शर्मा ओली की सरकार है, इंडिया बात करे और उनको समझाने की कोशिश करे कि जो वो स्टेप ले रहे हैं वो स्टेप्स गलत हैं और इससे इंडिया और नेपाल के जो रिश्ते हैं वो और ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं और इससे नुकसान नेपाल को ही होगा। तो भारत के पास अभी फ़िलहाल यही कुछ ऐसे रास्ते हैं समझाने के, बताने का। इसके अलावा भारत के पास अभी कोई रास्ता नहीं है कि इस इशू को इस तरीके से भारत टैकल करें। सिर्फ समझाने के अलावा कोई उनके पास कोई रास्ता नहीं है, कोई एक्शन नहीं ले सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों होप कि वीडियो आपको ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा हो और काफ़ी नॉलेजेबल लगा हो। और दोस्तों मैं इसी तरीके के हर दिन मैं जो भी टॉपिक्स चल रहे होते हैं उस पर मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आता रहता हूँ और कोशिश करता हूँ कि मैं एकदम सटीक और डिटेल एनालिसिस करके आप तक पहुँचाऊँ। और जो चीज़ें आपको न्यूज़ चैनल पे नहीं मिलता हो या सही ढंग से नहीं मिलता हो तो मैं वो फैक्ट्स लेकर आपके पास डेली आने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।